ओके एवरीवन, तो देखिए फर्स्ट थिंग है कि केमिकल बॉन्डिंग से बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है क्वेश्चन का, बिकॉज इसमें इतना सारा सेक्शन है। फॉर एग्जांपल हाइब्रिडाइजेशन है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी, बैक बॉन्डिंग, सम स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग, डाइपोल मोमेंट, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, फजन्स रूल, करेक्ट, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर, हाइड्रेशन एनर्जी, बॉर्न हैबर साइकिल, एनसीईआरटी में होगा कहीं पे आयनिक केमिकल बॉन्डिंग में। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है और वेटेज भी ज़्यादा है, दैट्स वाई इसमें टाइम लगेगा, करेक्ट। तो इस टॉपिक को मैं 2 सेक्शन में डिवाइड करके पढ़ाऊंगा। एक सेक्शन, अब ध्यान से समझिएगा, एक सेक्शन तो रहेगा मेरा क्लासिकल थ्योरी या ओल्ड थ्योरी, ठीक है। जिसमें रहेगा कि व्हाई केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म एंड हाउ केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म, करेक्ट। या इसी के अंदर रहेगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग लाइक आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। बट बिकॉज इस सेक्शन का थोड़ा बहुत नॉलेज अब मैं आपको स्कूल के एग्जाम के लिए दे चुका हूँ, दैट्स वाई इस सेक्शन, इसके अंदर फजन्स रूल आ जाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड आ जाएगा, बॉर्न हैबर साइकिल आ जाएगा, उसके बाद लैटिस एनर्जी आ जाएगा, करेक्ट। आप लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो शेयर किया उसको देखिएगा, तभी आपको बॉर्न हैबर साइकिल समझ में आ जाएगा। स्कूल के एग्जाम के लिए जो शेयर कर रहे हैं, जो भी स्कूल के एग्जाम के लिए शेयर किया और यहाँ पे अगर नहीं पढ़ाया गया तो दोबारा पढ़ाया जाएगा। जस्ट शेयर करें, दैट्स वाई कि आप कॉन्फिडेंस में आ जाएं। और मैं स्कूल के एग्जाम, फाइनल एग्जाम के लिए एक साथ प्लेलिस्ट का सब कुछ एक ही दिन भेज दूँगा, ताकि मैं अपने तरफ से निश्चिंत हो जाऊँ। ये नहीं कि हाँ, क्योंकि भूल जाते तो टाइम आगे बढ़ जाएगा ना। लाइक केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, स्कूल के एग्जाम का लिस्ट बनाकर, दिस इज़ फॉर स्कूल एग्जाम, मतलब आपके पास वो रहेगा। जिनका जो टॉपिक आते रहेगा वहाँ से फॉलो करते रहिए, करेक्ट। फिजिक्स का भी एक साथ मैं पूरा बनाकर भेज दूँगा, जैसे आप लोग मांगे वो मांगे थे। किसी एक को भेजने से चाहे ग्रुप में पूरा शेयर कर देते हैं, और फिर मैं अपना सीक्वेंस में पढ़ाते रहूँगा। लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हाइड्रोकार्बन वगैरह जो भी आएगा या GOC, एक ही साथ में उसको रेडी कर रहा हूँ और एक साथ शेयर कर दूँगा। बाकी मैं यहाँ पे जो क्लास ले रहे हैं लेते रहेंगे, ठीक है। आप लोग एटलीस्ट वीडियो तो फॉलो कर पाएंगे ना, वो मेरा ही पढ़ाया हुआ है। तो एक रहेगा, इसके अंदर भी बहुत सारा सेक्शन रहेगा, लाइक लुईस डॉट स्ट्रक्चर या फॉर्मल चार्ज वगैरह, कुछ कुछ मैं पढ़ाया भी था, तो ये सब इस यहाँ पे रहेगा। दूसरा सेक्शन रहेगा मॉडर्न थ्योरी, करेक्ट। अब इस मॉडर्न थ्योरी में लाइक VB2 हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, MOT आ जाएगा, और इसी सेक्शन में डाइपोल मोमेंट आएगा, और इसके बाद स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग। स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग में लाइक H बॉन्डिंग हम लोग पढ़ लेंगे, करेक्ट। उसके बाद VFA का फुल फॉर्म वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये यहाँ पे कवर करेंगे। बैक बॉन्डिंग रहेगा,
और इसके अलावा भी कुछ स्पेशल टाइप का कॉन्सेप्ट रहेगा, करेक्ट। तो मोटा मोटी ये सीक्वेंस है, और ये सब कवर करने में अच्छा खासा क्लास लगेगा, मतलब मोटा मोटी मान के चलिए 20+ लेक्चर। ऐसे मैं पिछले क्लास बैच में पिछले साल जो पढ़ाया था उसमें 25 लेक्चर था, तो उसके लिए बहुत सारा एक्स्ट्रा क्लास का रिक्वायरमेंट होता है, तो हम लोग देख लेंगे। बहुत दिन से छूटा हुआ भी है कि जो रात में क्लास लेते हैं, तो थोड़ा फास्ट करने के लिए। और आपका 11th का सेक्शन पूरा अगर ये सोचिएगा कि मार्च तक कवर हो जाएगा, तो इंट्रेंस लेवल का तो नहीं होगा, क्योंकि अब आपका मई में कवर हुआ है। 11th का बहुत बड़ा सिलेबस है। आपका स्कूल के लिए मैं आपको कॉन्फ्रेंस दे दूंगा, आपको भेज दूंगा, बट मुझे अपने तरीके से अच्छे से पढ़ाने दीजिए, ठीक है। ताकि कहीं पे अगर एक केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाए तो इस सेक्शन से कहीं से भी क्वेश्चन आता आपका छूटे नहीं। ऐसा नहीं कि हाँ सर ये तो जानते नहीं हैं, ठीक है। हो गया ना, तो ये मेरा प्लानिंग का पार्ट है। ऐसे इन जनरल स्टूडेंट केमिकल बॉन्डिंग ये सब बाद में करेंगे ओल्ड क्लासिकल थ्योरी में, बट इन जनरल केमिकल बॉन्डिंग होता क्यों है, वाई केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म, जस्ट ऐसे ही। एंड हाउ केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म, तो हाउ के में तो आ जाएगा टाइप ऑफ बॉन्डिंग, बट वाई केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म। तो ऑब्वियसली अगर दो एटम आपस में कंबाइन हो रहा है, तो पहला तो क्लासिकल थ्योरी था लुईस ऑक्टेट रूल, फुलफिल ऑफ ऑक्टेट, जो कि आगे चलकर थोड़ा फेल भी कर गया, राइट। और दूसरा था एनर्जी कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ए और बी अगर आपस में कंबाइन हो रहा है, तो कंबाइन होने के पहले से बिफोर बॉन्डिंग ए और बी का जो स्टेबिलिटी था, एनर्जी लेवल था, आफ्टर कंबाइन होने के बाद वहाँ से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है और सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता है। यह है एनर्जी कॉन्सेप्ट। और जो एनर्जी रिलीज होता है ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी। तो ये सब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो अभी लिखिए मॉडर्न थ्योरी। देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सीक्वेंस आपको इनिशियल में लगा कि उल्टा चल रहा है। एक इट इज काइंड ऑफ व्हाट, एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, बाद में बोर मॉडल पे आया था। बट एक्चुअली एक आप बाद में फील होगा कि ये सही सीक्वेंस था। इससे मुझे ऑर्गेनिक का रेजोनेंस स्टार्ट करने में हेल्प होगा और जल्दी स्टार्ट हो पाएगा, ठीक है। तो मॉडर्न थ्योरी में सबसे पहले स्टार्ट करूँगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लिखिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड को अंडरलाइन कीजिएगा। कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस एटॉमिक और वाइटल। कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस एटॉमिक और वाइटल। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग आयनिक बॉन्ड का बात कर रहे हैं या कोवैलेंट बॉन्ड का बात कर रहे हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। और कौन सा ऑर्बिटल? तो जैसे ही ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट हो गया, इसका मतलब आप क्वांटम नंबर में जाइए। और क्वांटम नंबर कितना टाइप का? 4, जिसमें 3 में वेव, उसका कौन सा कैरेक्टर था, पार्टिकल कैरेक्टर या वेव कैरेक्टर? वेव कैरेक्टर। इसका मतलब ऑर्बिटल का बात कर रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड का बात कर रहे हैं, करेक्ट है ना। जैसे ऑर्बिटल का बात करते हैं, इसका मतलब क्या, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल या क्लाउड? क्लाउड। और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या बोला गया है? कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू व्हाट? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले या ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल बोले? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इट ओवरलैप, अलग बात है, अलग मुद्दा रहेगा, अलग मैटर रहेगा। बट यहाँ पे क्या करेगा? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। व्हाट द मीनिंग ऑफ वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल? आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जितना भी ऑर्बिटल रहेगा उसको क्या बोलेंगे?
टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे बोलते थे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड व्हाट? बट इट इज वैलिड फॉर ओनली एस एंड पी ब्लॉक। डी ब्लॉक के लिए कुछ और था, राइट? वैसे ही वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल के नीचे एक लाइन लिखिए तो, टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, नोट करके लिख लीजिएगा, टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट is called valence atomic orbital, is called valence atomic orbital. But it is valid for S and P block element, not for D block element. Total number of atomic orbital present in outermost orbit is called valence atomic orbital, but it is valid for S and P block element, not for D block element. डिटो या डिफिनेशन ऑफ स्टूडेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जैसा ही है, करेक्ट? नेक्स्ट पॉइंट, एन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन एटम, एन एटॉमिक ऑर्बिटल of one atom overlap with atomic orbital of other atom, atomic orbital of other atom containing one electron, with opposite spin, containing one electron with opposite spin. अब सेकेंड पॉइंट थोड़ा सा समझिए, यहां देखिए, मान लेते हैं कि ए और बी के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना, करेक्ट? तो जनरली एक बॉन्ड बनाने के लिए, सिंगल बॉन्ड मतलब वन बॉन्ड बनाने के लिए नेचुरली कितना इलेक्ट्रॉन खर्च होता है? तो यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। और आपको बताए थे कि इलेक्ट्रॉन को अगर पेयर बोल दिए, चाहे लोन पेयर या बॉन्ड पेयर, करेक्ट? तो जहाँ पे भी पेयर रहेगा वो ऑर्बिटल में रहेगा। कहाँ पे रहेगा? इसका मतलब है कि सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तो अपोजिट स्पिन के साथ ही रहता है। तो सर ये जो ऑर्बिटल आपने बोला कि ये बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर, तो अब एक किसके ऑर्बिटल में रहेगा? ए के ऑर्बिटल में रहेगा या बी के ऑर्बिटल में? बॉन्ड पेयर। तो भाई ना ही ए के ऑर्बिटल में रहेगा ना ही बी के ऑर्बिटल में, इसका एक नया ऑर्बिटल बन जाएगा जिसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? यस। और उसको कहाँ पढ़ेंगे? एमओटी में ज़्यादा समझ में आएगा। एमओटी का फुल फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मतलब जैसे एटम का ऑर्बिटल होता है तो उसको बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, वैसे ही मॉलिक्यूल का भी ऑर्बिटल रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका मतलब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एक खास ऑर्बिटल में होता है। और एक बॉक्स में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 2, विथ सेम स्पिन या अपोजिट स्पिन। दिस इज द वजह कि मैंने सेकंड पॉइंट में क्या बोला कि ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन वन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा विथ सेम स्पिन या अपोजिट स्पिन? अपोजिट स्पिन, करेक्ट। और एक किस ऑर्बिटल में होगा एवरीवन? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगा, करेक्ट। लेकिन यहाँ देखिए, समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि मान लेते हैं कि हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एटम, ध्यान सुनिएगा, 2 हाइड्रोजन एटम आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए पैरेलल स्पिन का इलेक्ट्रॉन को लेकर जा रहा है। ऐसा हो सकता है, बट जैसे ही ओवरलैप करेगा, इट इज नॉट कंपल्सरी कि एकदम बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन आप इसका स्पिन अपोजिट ही रहेगा, बट जैसे ही ओवरलैप करेगा तो ड्यूरिंग द ओवरलैपिंग ऑटोमेटिक इसमें दोनों एटम में से किसी एक का स्पिन क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। कभी भी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं रहेगा, समझ गए? ऑलवेज कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा। यहां तक समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए।
कंडीशन फॉर ओवरलैपिंग, कंडीशन फॉर ओवरलैपिंग, उसमें पॉइंट ए बनाइए, ए, पॉइंट ए। बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, विथ अपोजिट स्पिन, ए पॉइंट ए में आ जाएगा। बी पॉइंट लिखे तो ओवरलैपिंग में ऑल्सो टेक्स प्लेस, ओवरलैपिंग में ऑल्सो टेक्स प्लेस बिटवीन फुलफिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, between fulfilled atomic orbital and vacant atomic orbital, as well as between half-filled atomic orbital and vacant atomic orbital. देखिए ओवर, मैंने क्या बोला, ओवरलैपिंग में ऑल्सो टेक्स प्लेस बिटवीन फुलफिल्ड एंड वैकेंट, और क्या बोला, हाफ फिल्ड एंड वैकेंट, करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए, इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको 1 by 1। देखिए मॉडर्न थ्योरी में एक तो वीबीटी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, बट ये किसके लिए दिया गया है, आयनिक बॉन्ड के लिए या कोवलेंट बॉन्ड के लिए। दूसरा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट आया, कम इन नेक्स्ट टाइम से एकदम टाइम पे आइएगा। और थर्ड एमओटी का दिया गया, और एक और थ्योरी दिया गया है सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बट वो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12 का सिलेबस में है, और क्लास 12 में सीएफटी पढ़ेंगे तो ये सब जो यहाँ पढ़ाए रहे हैं उसका हेल्प वहाँ पे मिलेगा, करेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन पढ़ाए हैं उसका तो ज़बरदस्त हेल्प मिलेगा, जो बॉक्स बना के आपने लिखा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि NH3, करेक्ट, तो ए है अमोनिया, करेक्ट है ना। और नाइट्रोजन के पास हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोलिए 5। ये तो निकाल लेंगे ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है। कितना बॉन्ड बनाए हुए हैं नाइट्रोजन, 3 बॉन्ड, तो इसका पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। व्हाट द मीनिंग ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्ड, ये सही डिफिनेशन है, ये नहीं बोला था मैं। दोज इलेक्ट्रॉन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्डिंग बट डज नॉट बट स्टिल नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। मान लेते हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, करेक्ट, तो इसके पास 3 बॉन्ड नाइट्रोजन अमोनिया में बनाए हुए हैं, तो बाकी 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। क्या उस 4 के 4 को हम लोग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। उस 4 को नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे, किसको बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग, दोज इलेक्ट्रॉन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्डिंग बट आर स्टिल नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। तो विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्डिंग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, तो इसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन तो इसमें रहेगा, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो 5 में से 3 चला गया कहाँ पे, बॉन्ड में, तो बचा कितना, तो उसको बोलेंगे आज के बाद नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। उसी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं लोन पेयर। उसी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, अगर याद नहीं है, हालांकि मैं कहीं ना कहीं लिखवा दिया हूं, बट फिर भी अगर याद नहीं है तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का डिफिनेशन कहीं पे एक लाइन मिला लीजिए। दोज इलेक्ट्रॉन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्डिंग, those electron which are responsible for bonding but are still not involved in bonding is called non-bonding electron, is called non-bonding electron। IC का दूसरा नाम क्या हो जाएगा एवरीवन, लोन पेयर। तो विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्डिंग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट यहाँ देखिए,
अच्छा थोड़ा बहुत इस टाइप का, हालांकि ये मैं पढ़ाऊँगा एसिडिटी एंड बेसिसिटी, बट आप लुईस एसिड और लुईस बेस का थोड़ा बहुत डिफरेंशन जानते हैं? ऐसे तो एसिड और बेस जानते होंगे कि जो H+ देता है वाटर में डालने के बाद उसको एसिड बोलते हैं, और जो OH- देता है उसको, बट लुईस एसिड और लुईस बेस का क्या डिफरेंशन है? जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्या करता है? जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको आज के बाद बोलेंगे लुईस बेस, और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसको बोलेंगे लुईस एसिड। तो NH3 अब प्लस H+, NH3 प्लस H+ becomes what? NH4 प्लस। तो भाई NH3 प्लस H+, तो यहाँ देखिए अमोनिया के साथ H+ बॉन्ड बनाने के लिए आ रहा है, करेक्ट? एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ। तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, और हाइड्रोजन अपना वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर गया होगा, लूज किया होगा। तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के पास हाउ मेनी वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल? ओनली 1s, राइट? तो उसके यहाँ पे इसके 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, बट अब इसके पास 1s तो है, घर तो है, बट इसमें इलेक्ट्रॉन है क्या? इसके पास, इसका मतलब है कि इसका ऑर्बिटल, जो भी ऑर्बिटल है वो फिल्ड है या वैकेंट है? वैकेंट है, करेक्ट? और नाइट्रोजन का अपना ऑक्टेट तो फुलफिल है। देखिए तो ऑक्टेट के टाइम पे लोन पेयर को भी इंक्लूड करते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। इतना आपको स्कूल के एग्जाम के लिए पढ़ाया हूँ, लिस्ट डॉटर स्ट्रक्चर, करेक्ट, एंड हाउ टू ड्रॉ, ये भी सिखाया हूँ। तो इसका ऑक्टेट फुलफिल है, और इसका ए लोन पे तो आइडियली इसके पास रखा हुआ है, और ये बॉन्ड बनता है NH4 प्लस NH4Cl होता है, राइट? तो बॉन्ड तो NH4Cl अगर है तो बॉन्ड तो एग्जिस्ट करेगा। यहाँ देखते रहिएगा सब लोग। इसका मतलब है कि अगर इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देना पड़ेगा, बोथ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय। और ए लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में भी रहेगा, A1 ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? मैक्सिमम 2। इसका मतलब इस जिस भी ऑर्बिटल में रहा होगा वो फुलफिल्ड है, और इसका ऑर्बिटल क्या फुलफिल है या वैकेंट है? भाई हाफ फिल्ड नहीं भी नहीं है, क्या है? तो क्या ये डिफिनेशन सही बैठेगा इसके लिए कि ओवरलैपिंग में ऑल्सो टेक्स प्लेस बिटवीन व्हाट? फुलफिल एंड वैकेंट, फुलफिल एंड वैकेंट। 1 मिनट। और वैसा बॉन्ड फॉर्मेशन जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए बोथ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय वन ऑफ द पार्टनर, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते थे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं एवरीवन, है या ना? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ व्हाट? ओनली डिफरेंस बिटवीन व्हाट? ओनली डिफरेंस की कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बोथ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय वन ऑफ द पार्टनर, मतलब वन ऑफ द एटम, करेक्ट? इसका मतलब नहीं लेता है कि अगर ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, करेक्ट, तो दोनों इलेक्ट्रॉन, और ए जब एरो दे रहे हैं, इस एरो का मतलब है कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, इसने नहीं दिया है, करेक्ट? तो इसका मतलब है कि सपोज कीजिए कि आप 2 मित्र हैं, फ्रेंड हैं, और दोनों के बीच में बात हुआ कि एक म्यूचुअल बिजनेस शुरू किया जाए 100 रुपीज़ का, 200 का, बट सामने वाले के पास पैसा नहीं है, आपके पास 200 है, तो आपने 200 लगा दिया। बट अगर म्यूचुअल अगर बिजनेस है तो उसमें अब जैसे ही बिजनेस स्टार्ट होगा तो दोनों का इक्वल राइट रहेगा, उसका भी रहेगा इक्वल राइट, आपका भी रहेगा। तो जिसने 200 लगाया उसका कितने का लॉस हुआ? 200 का नहीं, 100 तो उसका ड्यूटी था, तो लॉस कितने का हुआ है? 100 का हुआ। समझे या नहीं समझे? ये तो बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है भाई। कोई बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं, 200 रुपये का, दोनों 200 एक ही मित्र लगा दिया, एक ही फ्रेंड लगा दिया, तो जो लगाया उसका 100 का लॉस हुआ, क्योंकि अपने फ्रेंड के बदले उसने कितना लगाया? 100। खुद के बदले कितना लगाया? और दूसरे सामने के बदले कितना लगाया? उसको 200 का लॉस हुआ है या 100 का लॉस हुआ है? लॉस क्यों हुआ? क्योंकि भाई जब प्रॉफिट होगा तो इक्वल बटेगा। इसका मतलब है कि बी के बदले भी इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। इसका मतलब ये होता है बी के बदले भी इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। ये कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। कितना दे रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट? तो बी के बदले कितना दिया और खुद के बदले कितना दिया? तो
ए को कितने का लॉस हुआ, अब बी को बेनिफिट कितने का हो गया, 1, क्योंकि इसने लगाया नहीं था लेकिन राइट बन गया, राइट। दैट्स वाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, जो दोनों इलेक्ट्रॉन देता है उस पर प्लस, इस पर क्या दिखाते हैं, माइनस। करेक्ट है ना, ऐसे इंडिकेट कीजिए। यानी कि विच टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, विच टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे, व्हेन बोथ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय वन ऑफ द पार्टनर। करेक्ट है। अब यहाँ देखिए, वहाँ समझिए और यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब नहीं लगता है कि ये जो डिफरेंशियल मैंने बोला कि ओवरलैपिंग में ऑल्सो टेक्स प्लेस बिटवीन फुलफिल्ड एंड वैकेंट, वो एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए मैं बोल रहा हूँ, हाँ या ना। वो डायरेक्टली किस पे जाके सटीक बैठ गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे। करेक्ट है ना। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज स्पेशल टाइप ऑफ व्हाट, कोवैलेंट बॉन्ड। करेक्ट। तो बोलिए नाइट्रोजन को कितने का लॉस हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का, और हाइड्रोजन को कितने का प्रॉफिट हुआ, तो क्या इसको ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं, चीजों को बारीकी से समझिएगा, ऐसे, इस पे प्लस, करेक्ट, और इस पे क्या, माइनस। और भाई हाइड्रोजन तो अपने साथ प्लस लेकर भी तो आया था, ए प्लस तो पहले से इसके पास था, तो पहले से एक प्लस था, बाद में क्या हो गया, एक माइनस हो गया, किसकी वजह से, ये बॉन्ड बनने की वजह से, तो प्लस और माइनस बिकम्स व्हाट, न्यूट्रल। करेक्ट। दैट्स वाई यहाँ के बदले एक्चुअली ए प्लस और माइनस तो इस एरो के बदले मैंने दिया, इस एरो के बदले मैंने प्लस और, बट हाइड्रोजन के पास पहले से भी तो एक प्लस था, पहले से एक का लॉस था, अब ये इस बॉन्ड से एक का प्रॉफिट हो गया, पहले से एक का लॉस, अब इस बॉन्ड से एक का प्रॉफिट, तो नो लॉस नो प्रॉफिट, तो चार्ज क्या रहेगा, 0। इस तरीके से इसको हम लोग ऐसे इंडिकेट कर देते हैं। करेक्ट है ना। यहां तक किसी को प्रॉब्लम समझ में आ गया है। अच्छा स्टूडेंट, यहां देखिए तो NaCl में सोडियम और क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड रहता है, मतलब आप इसको ऐसे दिखाते हैं नहीं, Na प्लस एंड, तो कंप्लीट प्लस और कंप्लीट। ये दूसरी बात है कि ऑल आयनिक बॉन्ड्स आर नॉट 100% आयनिक अकॉर्डिंग टू फजन्स रूल, जो कि बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, बट दिखाते तो ऐसे हैं, प्लस और माइनस। करेक्ट है ना। इसको हटाया जाए, अब देखिए, ये आज से बहुत साल पहले, कम से कम तो 25 ईयर तो होने जा रहा होगा, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, इन सोडियम क्लोराइड विच टाइप ऑफ बॉन्ड आर प्रेजेंट। पहला ऑप्शन आयनिक बॉन्ड, सेकेंड ऑप्शन कोवैलेंट बॉन्ड, थर्ड ऑप्शन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और लास्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, अच्छा ये पता है आप लोग को, ऑल ऑफ दिस। विच ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। वजह, रीजन क्या रहा कि सर सोडियम क्लोराइड को अगर ब्रेक करेंगे तो सॉल्ट है, तो NH4 प्लस एंड, तो इसके बीच में तो आयनिक बॉन्ड रहेगा, कौन सा बॉन्ड रहेगा, और NH4 प्लस में 4 बॉन्ड है। ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है सेकंड टाइम रिपीट होकर, NH4 प्लस में आउट ऑफ 4 बॉन्ड, जो 4 बॉन्ड नजर आ रहा है उसमें कितना कोवैलेंट है, कितना कोऑर्डिनेट। हालांकि कोऑर्डिनेट के लिए एरो आपको नजर नहीं आएगा, एरो नजर नहीं आ रहा है, बट NH4 का फॉर्मेशन होता कैसे है, अमोनिया प्लस H प्लस, अमोनिया प्लस H प्लस। इसका मतलब इसमें से 4 बॉन्ड में से 3 बॉन्ड रहेगा कोवैलेंट और एक क्या है, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा है, छुपा हुआ है। क्यों नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आप इस पे इसको आपको माइनस नज़र नहीं आ रहा है। माइनस क्यों नज़र नहीं आया, क्योंकि माइनस खत्म हो गया था। करेक्ट। तो इसमें 4 जो बॉन्ड है उसमें 3 कोवैलेंट है और एक
कोऑर्डिनेट है, करेक्ट है ना। इसलिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। इसको हटाया जाए एवरीवन, लिख लीजिएगा। आइसोमेरिज्म वाला सेक्शन आप लोग को समझ में आ रहा है? ठीक है, वो आपका स्कूल के एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो रेगुलर क्लास है। ओके, एक और पॉइंट बनाइए। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ऐसे लिखिए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ नेक्स्ट पॉइंट में, जो नहीं, ये नंबर सी नहीं, एक नया पॉइंट 1 2 3 जो चल रहा था। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखने से पहले रुकिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कोवैलेंट बॉन्ड बनने का प्रक्रिया, प्रोसेस क्या है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, राइट। तो जो प्रोसेस जिस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो प्रोसेस ज़्यादा तो वो एक्टिविटी ज़्यादा। इसका मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन किसकी वजह से हो रहा है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो अगर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल ज़्यादा तो बॉन्ड वीक बनेगा या स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसका मतलब ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर विल बी बॉन्ड। जिसके लिए कौन सा प्रोसेस से बॉन्ड बन रहा है, ओवरलैपिंग से, तो ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मुझे कैसे पता चलेगा ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा, तो हम लोग पढ़ेंगे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट। हम लोग इस चीज़ को डील करेंगे कि ओवरलैपिंग किस पे डिपेंड करेगा, करेक्ट। तो लिखिए, इस जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें नेक्स्ट पॉइंट का एक पॉइंट बना लीजिए। ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, बॉन्ड स्ट्रेंथ के अंदर लिखिए ये बात, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर विल बी बॉन्ड। ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर विल बी बॉन्ड। एक और पॉइंट लिखिए, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, ब्रैकेट लिखिएगा, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, as well as it also depends on, as well as it also depends on which type of orbital involved in overlapping, as well as it also depends on which type of orbital involved in overlapping, which type of orbital involved in overlapping। तो देखिए स्टूडेंट, जो लास्ट पॉइंट बताया कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ ओवरलैपिंग एंड विच टाइप ऑफ, इसको आगे चलकर मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा देर के बाद, ठीक है। अभी नहीं, बस एक पॉइंट लिखकर स्टार मार के छोड़ दीजिए। एक और पॉइंट बनाइए, ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन sometimes paired electron in fulfilled atomic orbital, during bond formation sometimes paired electron in fulfilled atomic orbital may at first be unpaired, may at first be unpaired and goes into excited state, and goes into excited state, and then overlapping takes place, and then overlapping takes place।
may at first unpaired, paired up है वो क्या होगा unpaired and goes into excited state। जो पेयर मैं बताओ एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, पहले लिख लीजिए, goes into excited state and then overlapping takes place। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टूडेंट, इसके लिए आपको पहला एग्जांपल मैं कार्बन ही पकड़ता हूँ। करेक्ट, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है 1s2, बोलिए 2s2 2p2। करेक्ट, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1s2। करेक्ट है ना, 2s2, यहाँ देखिएगा और ये है 2p2। करेक्ट, अब थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, लॉजिकली सोचिए तो कि एक बॉक्स में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है 2, और कार्बन का वैलेंसी कितना होता है ऑलवेज 4, जानते हैं ना, कार्बन का वैलेंसी कितना जानते हैं। और वन ऑफ द रीजन बॉन्ड फॉर्मेशन का बहुत सारा रीजन है, जैसे मैंने बोला लुईस ऑक्टेट रूल, एनर्जी कॉन्सेप्ट, वैसे ही वन ऑफ द रीजन बॉन्ड फॉर्मेशन का है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है, तो इसके पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2, ये अनपेयर्ड है क्या, तो 2 वन ऑफ द रीजन बॉन्ड फॉर्मेशन, हम लोग लिख लेंगे इस पॉइंट को कि वन ऑफ द रीजन ऑफ, लिख लीजिए तो कहीं पे कॉर्नर में, वन ऑफ द रीजन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑल्सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वन ऑफ द रीजन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये भी एक रीजन है बट यही सारा रीजन नहीं है। ठीक है, यहां देखेंगे तो कार्बन का वैलेंसी तो 4 होता है बट अनपेयर्ड तो 2 है, तो अनपेयर्ड 2 है, तो ये जो पेयर्ड अप है ये जाके किसी के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा क्या, कोऑर्डिनेट नहीं, कोवैलेंट, तो कोवैलेंट बनाएगा तो ये तो 2 लेके जाएगा, वहां से एक और आएगा तो 3, तो क्या एक बॉक्स में 3 इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं होगा। और इसके पास पेयरिंग करने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, राइट। तो अगर इस कॉन्सेप्ट का से के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि वन ऑफ द रीजन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके अकॉर्डिंग तो कार्बन को 2 ही वैलेंसी शो करना चाहिए था, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड कितना है 2, बट कार्बन ऑलवेज कितना शो करता है 4 शो करता है। करेक्ट, इस तो ये जो हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वो होता है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। कौन सा ग्राउंड स्टेट, क्या मोस्ट स्टेबल स्टेट एनर्जी वाइज, राइट। इसका मतलब, और यहाँ पे n प्लस एल जानते हैं ना, एक रूल पढ़ाए हैं, तो अकॉर्डिंग टू n प्लस एल इसका वैल्यू कितना है 2 + 0 = 2, और इसका कितना है 2 + 1, 2p का राइट 3। किसका एनर्जी लेवल ज़्यादा है 2p का एनर्जी लेवल ज़्यादा है और 2s का एनर्जी लेवल कम है। बट कार्बन को वैलेंसी अगर 4 शो करना है कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसको कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के टाइम पे प्रेजेंट देना पड़ेगा 4। कोऑर्डिनेट का बात नहीं कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नहीं, कोवैलेंट का। तो जितना कोई भी कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा उसको उतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो इसके पास तो अनपेयर्ड 2 है, तो यहाँ से एक्चुअल में होता क्या है कि एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट करता है, करेक्ट। बट यहाँ से यहाँ तक खुद से शिफ्ट करेगा या एनर्जी देना पड़ेगा, क्यों एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि सर इस घर का एनर्जी लेवल ज़्यादा है और इस घर का एनर्जी लेवल कम है। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ देखिएगा, इस इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएगा, करेक्ट, तो जाने के बाद ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा, कैसे रहेगा, यस, किस रूल को फॉलो करने के लिए, होन स्लोप मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, करेक्ट। ऐसा नहीं कि सारे इसको भेज रहे हैं तो यहाँ पे नीचे की तरफ करते हैं, तो किसका वैल्यूएशन हो जाएगा, होन रूल का वैल्यूएशन हो जाएगा, करेक्ट। एनीवे, इसका मतलब है कि 1 मिनट, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए ग्राउंड स्टेट के रेस्पेक्ट में सम अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे सप्लाई करेंगे,
किसके लिए? यहाँ के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भेजने के लिए। और जो भी एनर्जी सप्लाई करेंगे उस एनर्जी का नाम रहेगा एक्साइटेशन एनर्जी। क्या रहेगा एवरीवन? एक्साइटेशन एनर्जी। करेक्ट? तो आपका ऑब्जेक्ट, एक नया ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपको समझ में आएगा अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 10 तक फॉलो किए हैं तो, और नहीं भी फॉलो किए हैं तो यहाँ से समझिए कि फॉलो करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो आपका यहाँ देखिए एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव ही आ जाएगा नीट में, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट। तो एक कार्बन का ऐसे तो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप ये जानते हैं 1s2 2s2 2p2, बट एक्साइटेड स्टेट का है या ग्राउंड स्टेट का? एक्साइटेड स्टेट का आप क्या हो जाएगा भाई? 1s2 2s1 2p3। करेक्ट? पहला ऑब्जेक्टिव तो ये बन जाएगा 1s2 2s1 2p3। और जब बॉक्स बनाएंगे वैलेंस एटॉमिक और वाइटल का तो यहाँ पे रहेगा 2s1 और यहाँ पे क्या रहेगा 2p3। इसका मतलब अब यहाँ बताइए एक्साइटेड स्टेट में कार्बन के पास हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 4। और कार्बन ऑलवेज कितना वैलेंसी शो करता है? तो नया ऑब्जेक्टिव, अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कार्बन मेकिंग बॉन्ड, पहला ऑप्शन ग्राउंड स्टेट, सेकंड ऑप्शन एक्साइटेड स्टेट, सी बोथ, डी नन ऑफ दिस। तो कार्बन ऑलवेज बॉन्ड बनाने के टाइम पे कौन सा स्टेट में जाएगा? ग्राउंड स्टेट में रहकर वो बॉन्ड बना ही नहीं सकता है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में उसके पास कितना अनपेयर्ड रहेगा? 2। तो कहाँ ना पड़ेगा? एक्साइटेड स्टेट में। करेक्ट है ना? तो यहाँ पे तो इस ये भी पॉइंट एक लिखवाए थे, अभी जस्ट लिखवाए कि सो मेनी टाइम्स क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने से पहले पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन may at first becomes what? Unpaired. May at first becomes unpaired and then overlapping takes place. उसके पीछे का रीजन यहाँ कार्बन ही ले लीजिए, तो कार्बन में अनपेयर्ड 2 था, बट कार्बन तो वैलेंसी 4 शो करता है और 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, तो 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए उसके पास 4 अनपेयर्ड चाहिए। तो 4 अनपेयर्ड का तरीका यही था। अब खुद से होगा या सम अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। उस एनर्जी का नाम क्या रहेगा? एक्साइटेशन। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि इसका एनर्जी लेवल कम है और इसका एनर्जी लेवल n+1 रूल से ही तो चेक करते हैं। तो पहले कार्बन अगर बॉन्ड बनाने के लिए जा रहा है तो पहले ओवरलैपिंग करेगा या पहले एक्साइटेड स्टेट में जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो एक नोट कर लीजिए, कार्बन शोइंग वैलेंसी इक्वल टू 4 ऑलवेज इन एक्साइटेड स्टेट, नॉट इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है ना? नहीं, एक्चुअल में कार्बन के केस में ऑक्टेट रूल भी तो देखिए, एटॉमिक नंबर लेस देन 10 के लिए ऑक्टेट रूल को की तरफ भी हम लोग जाते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर देगा और 4 इलेक्ट्रॉन कोई और देगा तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8। तो उसका ऑक्टेट फुलफिल हो रहा है। करेक्ट? तो कार्बन अगर वैलेंसी 4 शो कर रहा है तो इसको कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 4 अनपेयर्ड चाहिए। जब तक बॉन्ड नहीं बनाएगा, जब तक आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, जब तक एग्जाम नहीं आता है तब तक स्ट्रेस नहीं हुआ। राइट? एग्जाम के टाइम पे आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट कर दिए। जब तक बॉन्ड नहीं बनाना है तब तक वो लेस स्टेबल स्टेट में रहना पसंद करेगा या ग्राउंड स्टेट में? यहाँ तो एनर्जी स्टेट ज़्यादा हो गया ना, एनर्जी लेवल। राइट? तो जब तक बॉन्ड नहीं बनाएगा तब तक ग्राउंड स्टेट में रहेगा, बट बॉन्ड बनाने के टाइम पे उसको कहाँ जाना पड़ेगा? तभी वो बॉन्ड बनाएगा। करेक्ट? ये बाद में बताएंगे। मतलब अभी जानना चाहते हैं या बाद में जानना चाहते हैं? जो ठीक रहेगा। चलिए सिर्फ आपके लिए 2 मिनट टाइम खर्च करता हूँ। ग्राउंड स्टेट में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कार्बन का सिचुएशन ऐसा है, हाँ या ना, कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड अप और 2 क्या है? अनपेयर्ड। और कार्बन का कितना कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखते हैं? मोर देन 2 लाख। तो ऐसा तो है नहीं कि आप ऑलवेज एनर्जी का बैग लेके खड़ा है। राइट? कि कार्बन अब बॉन्ड बनाएगा और इसको एनर्जी देंगे। तो एक्चुअल में बॉन्ड फॉर्मेशन ये सब सिखाएंगे क्लासिकल थ्योरी में। ठीक है? लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन
ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्या होता है? नो एक्सेप्शन। अगर बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा ही करेगा। क्या करेगा? चलिए इतना तो बोल सकते हैं कि अट्रैक्शन इंक्रीजेज, एनर्जी डिक्रीजेज। ये सिखाए थे आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब पढ़ा रहे थे, तो याद होगा। इतना याद है? और अट्रैक्शन डिक्रीजेज, एनर्जी। वेरी गुड। सब लोग मास्क लगा के आइएगा, विदाउट मास्क अलाउड नहीं है नेक्स्ट क्लास से, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है आपके सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ। हालांकि सबसे डेंजर जोन में मैं ही हूँ, उपाय नहीं है, क्या कर सकते हैं, बूस्टर लेना पड़ेगा। रिपल्सन इंक्रीजेज, यस, एनर्जी इंक्रीजेज। लिखिए भाई, जो लिखते हैं उसको लिखते जाइए। यहाँ तक समझ में आ गया? इसको हटाए। यहाँ देखेंगे, मान लेते हैं कि टू हाइड्रोजन एटम, दो हाइड्रोजन एटम आपस में बॉन्ड बनाने के लिए आ रहा है। करेक्ट? तो हाइड्रोजन एटम में क्या है? एक तो न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है ना। तो जब एक दूसरे के यहाँ पे जब टू एटम, कोई भी दो एटम अगर आपस में बॉन्ड बनाता है, देन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स आर ऑपरेटिंग? कितना टाइप का फोर्स ऑपरेट होगा? बोलिए, 4 टाइप का। कैसे? यहाँ देखिए, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और इसका न्यूक्लियस, एट्रैक्शन है ना। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा? एट्रैक्शन। करेक्ट? और इसका न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन, एट्रैक्शन। करेक्ट? और इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस क्या हो जाएगा एवरीवन? रिपल्सन। और इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? तो बोलिए कितना टाइप का फोर्स यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है? 2 अट्रैक्शन का 2, तो रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों हो रहा है। अब फिर भी बॉन्ड बनाने के लिए पास आ रहा है, तो कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा होगा? अट्रैक्शन का। करेक्ट? तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से पकड़ में आ जाएगा कि ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, ये भी लिखना है, जो भी यहाँ पे बोल रहे हैं कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। ठीक है? जब एनर्जी कॉन्सेप्ट पढ़ाते थे पक्का लेते, लेकिन आपने पूछ दिया इसलिए मैं आपको कॉन्फ्रेंस में लेने के लिए। तो ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, देखिए इस क्लास में रेगुलर क्लास है, जैसे आप स्कूल के एग्जाम के लिए जो पढ़ाते थे उसमें थोड़ा टाइम कम रहता था और उसमें मज़ा भी नहीं आ रहा था पढ़ाकर। आप पूछ रहे हैं, आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि 45 मिनट्स का टाइम है, 1 आवर का टाइम है। यहाँ तो फ्री है, 2 आवर आपका है। राइट? तो ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन 2 अट्रैक्शन 2 रिपल्सन। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पे सॉल्व हो गया कि ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन रिपल्सन और अट्रैक्शन में कौन सा फोर्स ज़्यादा रहेगा? अट्रैक्शन का ज़्यादा रहेगा और रिपल्सन का कम रहेगा। 1 मिनट मैं लिखवा दूंगा। और जहाँ पे कंप्लीट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है वहाँ पे अट्रैक्शन इक्वल टू रिपल्सन हो जाता है। क्या होता है? अट्रैक्शन इक्वल टू रिपल्सन। करेक्ट? इस पे ग्राफ का क्वेश्चन पूछा हुआ है आईआईटी में, जो मैं बोल रहा हूँ ना, तो बाद में देखेंगे क्लासिकल थ्योरी में, वहाँ पे जब आएंगे तो। एनीवे, इसका मतलब है कि इन दोनों में अट्रैक्शन डोमिनेट है रिपल्सन पे। तो अगर अट्रैक्शन डोमिनेट है तो एनर्जी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये डोमिनेट हुआ ना, तो डिक्रीज करेगा। तो जितना अमाउंट से एनर्जी डिक्रीज करेगा उतना अमाउंट से एनर्जी रिलीज करेगा, और उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी का केमिस्ट्री में साइन पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा?
डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, अगर बॉन्ड बन रहा है तो रिलीज करेगा, बॉन्ड को तोड़ना है तो खुद से टूटेगा या ब्रेक करना पड़ेगा। इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी डिवाइड इनटू टू कैटेगरी, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड बनने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन, और तोड़ने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डिसोसिएशन। करेक्ट। तो तोड़ने के टाइम पे देना पड़ेगा, तो बॉन्ड ब्रेकेज ऑलवेज इंडोथर्मिक और बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक। करेक्ट है ना? तो एक लाइन लिख लीजिए इससे रिलेटेड। हालांकि मैं अपना मेन टॉपिक से थोड़ा डिविएट कर गया, लेकिन फिर भी लिखिए। ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट ओवर फोर्स ऑफ रिपल्सन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन dominate over force of repulsion. This is the reason bond formation is always exothermic. This is the reason bond formation is always exothermic. हो गया ना एवरीवन? अब यहाँ देखिए, और कुछ भी कहीं पे भी कुछ समझा रहे तो कहीं ना कहीं आपको लाभ मिल जाएगा। तो ये जो मैं अभी समझा रहा हूँ वो डीके सिंह का चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में आपको हेल्प करेगा। ठीक है? तो ऐसा सपोज कर लीजिए कि कार्बन इनिशियली अपना 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर ही बॉन्ड बनाने के लिए चल दिया। लेमन लैंग्वेज में कितना इलेक्ट्रॉन लेकर? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास 2 ही अनपेयर था। और जब इसके साथ बॉन्ड अचानक से नहीं बनता है, बॉन्ड बनने से पहले क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, पास आता है। लेकिन जैसे जैसे अट्रैक्शन होना स्टार्ट होगा, ऐसा होता है क्या कि आया फटाक से बॉन्ड बन जाएगा? पहले पास आएगा, लेकिन जैसे जैसे मान लेते हैं, लेट अस सपोज इनिशियली कार्बन अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ही बॉन्ड बनाने के लिए चल दिया, बट जैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होगा यहाँ से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, हाँ या ना? इस एनर्जी का यहाँ पे यूज कर लेंगे। कहाँ यूज कर लेंगे? इसको अनपेयर्ड करने में। इसका मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन और एक्साइटेशन ऑलमोस्ट क्या होता है? साथ साथ होता है। समझे नहीं समझे? जैसे आपको क्वेश्चन था ना कि बाहर से सप्लाई करेंगे क्या, तो एक्चुअली कार्बन के केस में आप ये बोल सकते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन और एक्साइटेशन बोथ आर साइमल्टेनियस प्रोसेस। क्या रहेगा? अलग अलग या साथ साथ का प्रोसेस? साथ साथ का। तो यहाँ से जो रिलीज करेगा, इसका मतलब है कि ओवरऑल बॉन्ड बनने में जितना एनर्जी रिलीज होगा उससे कम यहाँ पे खर्च होगा। लॉजिकल बात ये हुआ ना, बॉन्ड बनने में 10 जूल आपका प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे 150 जूल लगता, तो ऑब्वियसली फिर तो आउटसाइड से ही देना पड़ता। इसका मतलब यहाँ पे जो एक्साइटेशन एनर्जी है और ओवरऑल बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहता है और एक्साइटेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड, यही ऑब्जेक्टिव था एक्चुअली। ये आपको मिलेगा। ठीक है? ये बहुत डेप्थ का बात था। करेक्ट है ना? सबको दिखा दीजिए भाई डायग्राम। सबको समझ में आ गया कि मैंने क्या बोला, या ऊपर पर टेंशन बन गया? बहुत सिंपल सा लॉजिक था। मैंने बोला कि इनिशियली वी थॉट दैट कि 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ही कार्बन बॉन्ड बनाने के लिए स्टार्ट हो गया। करेक्ट? बट यहाँ से जो एनर्जी रिलीज करेगा, बिकॉज बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक, उसका कहाँ पे यूज करेगा? इसको अनपेयर्ड करने में। अनपेयर्ड करने का प्रोसेस को बोलते हैं क्या? एक्साइटेशन। इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बॉन्ड फॉर्मेशन और एंड एक्साइटेशन इन केस ऑफ कार्बन अलग अलग या साइमल्टेनियस? ऑलमोस्ट। फिर भी नैनो सेकेंड का डिफरेंस, तो कौन पहले? बॉन्ड फॉर्मेशन। करेक्ट है ना? समझ में आ गया है? चलिए, अरे यहाँ से लॉजिक क्या हुआ? यहाँ से लॉजिक यहाँ पे लॉजिक ये लगा सकते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड एक्साइटेशन एनर्जी से ज़्यादा है। देखिए, इन केस ऑफ कार्बन मैग्नीट्यूड ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, मैग्नीट्यूड क्यों बोल रहे हैं स्टूडेंट? क्योंकि फॉर्मेशन में निगेटिव साइन देंगे, राइट? तो मैग्नीट्यूड ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन एक्साइटेशन एनर्जी इन केस ऑफ कार्बन। इन केस ऑफ कार्बन दूसरा आइटम में कभी कभी एनर्जी देना पड़ता है, इसलिए उसके लिए वैलिड नहीं भी रह सकता है। ठीक है? बॉन्ड फॉर्मेशन इन मैग्नीट्यूड ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी। करेक्ट?
देखिए अभी साइंस में हम लोग बहुत बच्चे हैं, मतलब हम लोग तो जस्ट स्टार्टिंग कर रहे हैं ना। पहले मैं सच बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में था कि अच्छा 1,00,000 डिग्री तक या 2,00,000 डिग्री तक शायद अर्थ पे कोई मटेरियल नहीं है। देखिए अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में देखे कि नासा का क्या कुछ गया है और सूर्य का सराउंडिंग में चला गया है और वहाँ का टेम्परेचर को सस्टेन कर रहा है, ऐसा मटेरियल तैयार किया गया। तो बहुत ऐसा नहीं है कि हम लोग जो बोल रहे हैं उस करेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग कभी कहते ना अल्प ज्ञान, तो अल्प ज्ञान के कंडीशन में रहने पे कुछ बोल देते हैं, बाद में पता चलता है तो उसको फिर वहाँ के बाद समझ में आता है कि अच्छा ऐसा मटेरियल बन सकता है। चलिए अब एक और एग्जांपल लीजिए, यहाँ देखिए अब हम लोग हैलोजन का बात कर रहे हैं। कौन कौन सा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, करेक्ट है ना। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सब लोग लिखे हैं 1s2 2s2, आगे बोलिए भाई 2p क्या? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है 2p5। बोलिए फ्लोरीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है? और इसका बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, सिर्फ इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट का। फ्लोरीन का वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन सा? 2s एंड 2p, 2s एंड 2p, राइट। इसका मतलब इसका वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिखाएंगे 2p5, देखिए तो सही है, करेक्ट। बोलिए हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ फ्लोरीन। और इसको क्या बोल रहे हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोल रहे हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का मतलब आउटर मोस्ट, इसके बाद कोई नहीं है। ऐसा नहीं सर, आपने तो बोर मॉडल बोला था बहुत सारा ऑर्बिट होता है, वो बोर मॉडल हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, राइट। लेकिन यहाँ पे इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट ही है, और ये हम लोग जानते हैं जितना ऑर्बिट नंबर रहता है उसमें उतना ही और सबसेल होता है, राइट। इसका मतलब है कि इन केस ऑफ फ्लोरीन क्या यहाँ पे कोई और सबसेल है जिसके पास बॉक्स खाली डब्बा रखा हुआ है? नहीं रखा हुआ है। और हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 1। तो अगर यहाँ के ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे फ्लोरीन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? फ्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। तो यहाँ पे आउट ऑफ 7 ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन को अगर आप अनपेयर्ड करना भी चाहेंगे, क्या चाहकर भी होगा? करना तो चाह रहे हैं, लेकिन ये जाएगा कहाँ? ऐसे यहाँ पे कोई बॉक्स है? नहीं है। दिस इज द वजह फ्लोरीन ऑलवेज कितना वैलेंसी शो करता है? 1, क्योंकि इसके पास एक ही अनपेयर्ड है। अब बाकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो पेयर्ड अप है वो चाहकर भी अनपेयर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसको ऐसे हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोलते हैं ड्यू टू लैक ऑफ डी ऑर्बिटल। ड्यू टू लैक ऑफ व्हाट? क्योंकि पी के बाद डी रहना चाहिए था, जो कि मेरे पास यहाँ पे नहीं है, करेक्ट। दैट्स वाई कंक्लूजन इज व्हाट? आज के बाद केमिस्ट्री में फ्लोरीन ऑलवेज वैलेंसी कितना शो करेगा? लिखिए फ्लोरीन ऑलवेज शोइंग वैलेंसी इक्वल टू 1। ये तो आज रीजन समझ में आ गया है, क्योंकि अनपेयर्ड होने का कोई चांस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं जहां पे अनपेयर्ड होकर जा सकता है, करेक्ट है ना। अब आते हैं क्लोरीन पे एवरीवन। यहां देखिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, करेक्ट। तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा? थर्ड ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है एवरीवन? थर्ड। और जितना ऑर्बिट नंबर रहता है उसमें उतना ही सबसेल होता है। तो कोई आपसे पूछेगा क्लोरीन में डी और डी सबसेल है या नहीं है? उसके लिए उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट ऑर्बिट आउटर मोस्ट ऑर्बिट थर्ड है, तो उसमें कितना सबसेल रहेगा?
3, कौन कौन सा, एस पी एंड डी, एस पी एंड, बट डी यहाँ पे नहीं दिखाए हैं बिकॉज डी के लिए मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन, बट अगर क्लोरीन को रिक्वायरमेंट होगा तो 3D का यूज़ करेगा या नहीं करेगा, करेगा। आपके यहाँ बहुत सारा कमरा है, ठीक है, 4 ही लोग फैमिली में हैं अभी, तो बाकी रूम बंद है, गेस्ट आने से यूज़ तो हो सकता है। तो इसको अगर ऐसे दिखाते हैं सिर्फ आउटर मोस्ट को, सेकेंड पार्ट टेस्ट में बहुत पुअर मार्क्स था नीट वाले बच्चे। कैटलिस्ट के टेस्ट में मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ, क्योंकि कैटलिस्ट का टेस्ट का मेन एग्ज़ाम के लेवल से 1.5 टाइम ज़्यादा लेवल है टफनेस में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप 400 को भी अगर टच कर जाते हैं, इसमें 98% नहीं आ सकता है, ठीक है। धीरे धीरे ऐसा नहीं कि आप 720 में अचानक से उतना सोच के, तो हाई एक्सप्रेशन में फ्रस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में ऐसे ग्राफ चलते रहता है, कभी अच्छा रहा कभी खराब रहा, ये चलते रहेगा, ठीक है। और अगर ये चल रहा है मतलब गोइंग गुड, देखते हैं दिल का धड़कन चलते ऐसा रहता है तो मतलब जिंदा है मतलब सही फेज में चल रहे हैं। अगर स्ट्रेट लाइन हो जाएगा मोनोटोनस हो जाएगा भाई। खैर टचवुड ऐसा किसी के लिए नहीं हो, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस 400 प्लस से अगर जितना ज़्यादा आता है बढ़िया, लेकिन 400 को टच करने की कोशिश कीजिए। अब मैं तो आपके जगह पर रहता तो भाई 360 में कम 300 बायो में हिलाता। मतलब जिस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दिया जाए, मतलब ये ऐसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर उस टाइम पे मेरे पास कैमरा हो रहा था तो ऑब्वियसली जैसे कैसे अभी आप लोग अपना मार्क्स फ़ोटो खींच लेते हैं कि अच्छा दिखाने के लिए मेरा इतना मार्क्स आ रहा है, करते हैं ना, या मैं हम लोग शेयर करते हैं। तो भाई लिस्ट सब्जेक्ट मेरा जो टेस्ट होता था उसमें सब्जेक्ट वाइज भी रिजल्ट निकलता था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो केमिस्ट्री में मैं टॉप आउट ऑफ 10,000 टॉप 5 में रहता था, फिजिक्स में भी टॉप 10 में रहता था, मैथ में नीचे से टॉप 10 में रहता था और ओवरऑल बैलेंस कर लेता था, ओवरऑल कंपनसेट हो गया, ओवरऑल अंडर 100 रहता था। तो 10,000 बच्चे में अगर अंडर 100 आ रहे हैं मतलब आईआईटी का सिलेक्शन मेरा होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो टेस्ट होता था वो ईरोड पे क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव बना कर देते थे। मतलब टफनेस लिए नहीं कि इतना टफ आ गया, ऐसा कोई था ही नहीं, किससे जाके पूछने जाइएगा, जो सेट करते हो आपसे मिलेंगे ही नहीं। वो टेस्ट भी चल रहा है, उसी में आपको करना है, राइट। तो तैयारी का मतलब होता है, इसलिए आप नीट वाले बच्चे अगर बायो 360 में कम 275 भी नहीं लाते हैं तो बहुत दुख की बात है। 300 तो कम टच करना ही चाहिए। 300 इतना सारा लोगों को इंटरव्यू सुनाया हूँ, नहीं बोलते हैं बायो 45 में कवर होना चाहिए मेन एग्जाम में, और 300 के लिए। बट यहाँ पे बायो का क्वेश्चन भी थोड़ा टफ रहेगा अभी, बट मेन एग्जाम का पेपर कभी उठा के देख लीजिएगा, जो इस साल हुआ है या इसके पिछले साल, बहुत आसान क्वेश्चन रहता है मेडिक। आप 1 साल का पेपर देखिएगा, बट यहाँ का थोड़ा टफ रहेगा, बट फिर भी टफ है तो 300 मत लाइए, 275 तक जाइए, करेक्ट। बट उसके लिए रिवीजन करके आके आना पड़ेगा। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये क्या है 3P5 ना, और यहाँ देखेंगे और 3D क्या है 0, जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं। आपके पास कितना बॉक्स वैकेंट अवेलेबल है, 5। अरे कौन सा स्टेट, ग्राउंड स्टेट। अब पहला ऑब्जेक्टिव, क्लोरीन का वैलेंसी 1 किस स्टेट में, ग्राउंड स्टेट। बट क्लोरीन वैलेंसी 1 भी शो करता है, 3 भी शो करता है, 5 भी शो करता है और 7 भी शो करता है। कितना कितना, क्लोरीन का वैलेंसी 3, 1, 3, 5 एंड 7, करेक्ट। देखते हैं क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा होगा तो क्या लिखा होगा, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट याद है आप लोग को, -1, 0, +1, +3, +5 एंड +7, करेक्ट। तो एक्चुअल में ग्राउंड स्टेट में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1। लेकिन अगर यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे, कौन सा स्टेट, तो पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन क्या होगा, और अनपेयर्ड अचानक से सब नहीं होगा, 1 by 1 होगा। कैसा होगा, तो मेरा कन्फ्यूजन ये है कि अगर एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, क्या सब कर रहे हैं, एनर्जी अगर सप्लाई कर रहे हैं तो पहले यहाँ का इलेक्ट्रॉन, ये तो पता नहीं कि अनपेयर्ड होकर इस बॉक्स में जाएगा, बट यहाँ का इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होकर यहाँ जाएगा या यहाँ का इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होकर यहाँ जाएगा, यहाँ का यहाँ या यहाँ का यहाँ, 3P का 3D में, क्यों,
तो इसका आंसर यहाँ पे छुपा हुआ है। इसका n प्लस एल का वैल्यू कितना, इसका कितना, ऐसा कितना, और n प्लस एल का वैल्यू इंडिकेट करता है एनर्जी लेवल। तो इसके बीच में इसका डिफरेंस कितना है, 5 - 3 2। ये 2 क्या इंडिकेट कर रहा है, एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी गैप। तो इसके बीच में एनर्जी गैप और इसके बीच में एनर्जी गैप, कहाँ पे एनर्जी डिफरेंस कम, गैप कम है, इसके बीच में कम है। तो जैसे ही एनर्जी सप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने के लिए कम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा या कम एनर्जी का। दैट्स वाई इनिशियली कहाँ का इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, 3p का 3d में जाएगा। करेक्ट है ना, अकॉर्डिंग टू व्हाट, एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी गैप। इसका मतलब है कि इस इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ देखिए, जब इसको अनपेयर्ड करना है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को भेजे यहाँ से या इस इलेक्ट्रॉन को, कोई भी भेजिएगा तो हम सभी जिद्दा हो जाएंगे, नहीं समझे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा, नहीं लगता है कि हुन्स रूल का वायलेशन हो जाएगा, बहुत इलेक्ट्रॉन रहना पड़ेगा। यहाँ के इलेक्ट्रॉन के यहाँ भेजेंगे, करेक्ट। अरे कौन सा स्टेट कहलाएगा, एक्साइटेड फर्स्ट, लिखिएगा। अब बताइए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितना अनपेयर्ड, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्लोरीन का वैलेंसी कितना रहेगा, 3 रहेगा। करेक्ट है ना। तो इसको यहाँ पे लिखते चलते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना था ग्राउंड स्टेट में, 1, तो वैलेंसी कितना था एवरीवन, 1। यहाँ पे कितना अनपेयर्ड रहेगा, 3, तो वैलेंसी कितना शो करेगा, 3। करेक्ट है। नेक्स्ट, अगर अगेन एनर्जी सप्लाई करेंगे तो फिर से यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, बट इसको इसके साथ पैरेलल रखेंगे। करेक्ट। तो उस स्टेट को क्या बोलेंगे, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या रहेगा, 3s2 3p3 और 3d2 हो जाएगा। अब देखिए तो कितना अनपेयर्ड है, काउंट कीजिए तो 5। तो अनपेयर्ड कितना है, 5, तो वैलेंसी भी यहाँ पे कितना शो होगा, 5 होगा। करेक्ट है। और अगेन एनर्जी सप्लाई किए तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट। करेक्ट। तो कहाँ का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा फिर, 3s का। लेकिन अगर आपके पास 3d का बॉक्स नहीं रहता वैकेंट, तो क्या ये हो पाता, नहीं हो पाता। क्या बोले, हाँ एक्चुअल में अगर अनपेड होगा क्यों, सबसे बड़ी चीज़ यह है, सबसे स्टेबल तो ये था और ये मोस्ट स्टेबल स्टेट से अनस्टेबल बनते जा रहा है। इसका तो कुछ ना कुछ इसके पीछे वजह रहा होगा। तो वजह क्या रहेगा, वैलेंसी के टाइम पे, वैलेंसी जब वहाँ पे उतना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, इन्वॉल्व करना है, शेयरिंग करवाना है। करेक्ट। तो 3p3 हो गया और यहाँ पे 3s1 3d3 हो गया। अब हाउ मेनी अनपेयर्ड, 7, वैलेंसी भी कितना रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव ऐसे आएगा, क्लोरीन का वैलेंसी 3 इन विच एक्साइटेड स्टेट, ऐसे ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। समझे। अभी ना, अभी तो सब कुछ क्लियर ही हो गया। जिस टाइम पढ़ते रहते हैं, जिस टाइम पे रनिंग क्लास में तो सब कुछ समझ में आ ही जाता है, पर इसको याद रखना है अगला 6 मंथ के लिए या अगला 1.5 ईयर के लिए। राइट। इसका मतलब, लेकिन ये तो ऑब्जेक्टिव बन सकता है ना। तो हम लोग इसको एलाबोरेट कर लिए तो हम लोग को समझ में आ गया। तो क्लोरीन का वैलेंसी 3, अब पहला ऑप्शन रहेगा इन ग्राउंड स्टेट, इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इन सेकेंड एक्साइटेड, इन थर्ड एक्साइटेड। उसमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे ऐसा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है।
देख लीजिए। इसको हटाया जाए एवरीवन। हो गया। यहाँ देखिए HCl, यहाँ पे क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाया है? एक बॉन्ड बनाया है। H भी बनाया है बट क्लोरीन भी तो बनाया है। या HOCl क्या है? इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है स्टूडेंट। इसमें क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाया है? एक बॉन्ड बनाया है। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते रहते हैं, इसी को HClO भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? HClO, एक ही बात है। तो यहाँ पे वैलेंसी कितना रहेगा? इसका स्ट्रक्चर दिखाते रहता हूँ। तो यहाँ पे वैलेंसी ऑफ, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कॉन्फ्रेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन का इसका स्ट्रक्चर A है, इसका स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे क्लोरीन का वैलेंसी 1, HClO2, HCl, इसका स्ट्रक्चर A होता है स्टूडेंट। अब बताइए यहाँ पे क्लोरीन कितना कोवलेंट बॉन्ड बनाया है? 3 बनाया है। 1 2 3। सबको नजर आ रहा है एवरीवन? ऑनलाइन स्टूडेंट? तो यहाँ पे इसका वैलेंसी कितना रहेगा? 3। HClO3, यह स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसको मैं एक बार रेजोनेंस में भी लेके आऊंगा, ठीक है। तो इस यहाँ पे कितना वैलेंसी शो किया है? 1 2 3 4 5। और HClO4, HClO4, HOCl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कितना वैलेंसी है? 7। तो सब जितना भी क्लोरीन वैलेंसी शो करता था, हर टाइप पे एक एग्जाम्पल आपके सामने दिखा दिया। HClO, HClO2, HClO3, HClO4, करेक्ट है ना? यहाँ देखिए, दीज आर द ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन। ये सब क्या है? और इसका नाम है, यस, हाइपोक्लोरस। याद है आप लोग को? इसका नाम क्या था? क्लोरस। इसका नाम क्या था? क्लोरिक। इसका नाम क्या था? वेरी गुड, वेरी गुड, परक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। फिर से एक बार लिख लीजिए। कंक्लूजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सिर्फ फ्लोरीन को छोड़कर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब में वैकेंट डी ऑर्बिटल रहेगा, सेम प्रोसेस होने के लिए जैसा क्लोरीन करता है। मतलब क्लोरीन क्या क्या वैलेंसी शो करता है? 1 3 5 7। किसके वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, करेक्ट।
तो एक्चुअल में अगर हम लोग हैलोजन ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो हैलोजन ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न यही है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 2s2 2p5, 3s2 4s2 4p5 एंड 5s2 5p5। करेक्ट। इसका मतलब है कि यहाँ तक सिर्फ इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है, सेकंड, इसका थर्ड, इसका फोर्थ, इसका, इसमें सिर्फ वैकेंट ऑर्बिटल नहीं रहेगा क्योंकि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट 2 था तो 2 ही सबसेल था, बट इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है, इसके पास तो 3d भी रहेगा, इसके पास क्या क्या रहेगा, तो इसका तो सर करना ही नहीं है, 3d भी रहेगा और 4d भी रहेगा और 4f भी रहेगा। करेक्ट ना। और इसका तो और भी अच्छा है, क्या है, 4s 5s भी है, 5p है, 5d भी है, 5f भी है और 5g भी है। मुझे तो d तक सिर्फ जाना है। कहाँ जाना है, दिस इज द वजह कि ये पूरा ग्रुप कौन कौन सा वैल्यू से शो कर सकता है, 1 3 5 से, बट फ्लोरीन सिर्फ क्या शो करेगा, करेक्ट है ना। चलिए यहाँ तक हो गया। ओके एवरीवन, अब यहाँ लिखिए टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। बोलिए। मॉडर्न थ्योरी में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, शेयरिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नेचर मानेंगे या क्लाउड, और कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग ऑफ। तो यहाँ पे एक्चुअल में विच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, मतलब कितना टाइप का ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा, मतलब विच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, तो उसमें 2 ही टाइप का ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबल है। कितना टाइप का, और भी ओवरलैपिंग हो सकता है बट उससे बॉन्ड इफेक्टिव नहीं बनेगा। इफेक्टिव कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए 2 टाइप का ओवरलैपिंग डिसाइड किया गया है। कौन कौन सा, एक्सियल ओवरलैपिंग और लैटरल ओवरलैपिंग। करेक्ट है ना। इसका मतलब यहाँ पे जो मैं टाइप ऑफ ओवरलैपिंग लिखा हूँ वो क्या है, इफेक्टिव कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। फॉर व्हाट, फॉर इफेक्टिव कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। करेक्ट है ना। उसमें वन ऑफ द कैटेगरी को बोला गया है, देखिएगा स्टूडेंट, क्या नाम दिया गया है, एक्सियल ओवरलैपिंग, और दूसरे कैटेगरी का नाम क्या दिया गया है, लैटरल ओवरलैपिंग। अब आपको 1 बाय 1 चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। एक्सियल ओवरलैपिंग के लिए एक पॉइंट लिखिए, एक्सियल ओवरलैपिंग is called end to end overlapping। ठीक है ना। एक नाम तो दिया गया कि इसको बोलते हैं इसको, लेकिन आप लोग को हम लोग समझना पड़ेगा। लिखिए, बाय एक्सियल ओवरलैपिंग, बाई एक्सियल ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड फॉर्म। पता है ना कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई रहता है। अब समझ में आएगा सिग्मा क्या रहता है, ठीक है। बाई एक्सियल ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड फॉर्म, करेक्ट।
एक और पॉइंट, एक्सियल ओवरलैपिंग ऑलवेज अलोंग मॉलिक्यूलर एक्सिस, एक्सियल ओवरलैपिंग ऑलवेज अलोंग मॉलिक्यूलर एक्सिस। अब यहाँ पे एक नया टर्म आ गया जो कि आपको समझ में नहीं आया होगा, मॉलिक्यूलर, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, मॉलिक्यूलर, इसको समझेंगे थोड़ा देर में। लेटरल ओवरलैपिंग लिखिए, lateral overlapping is also called side wise overlapping, lateral overlapping is also called side wise overlapping। एक और पॉइंट बनाइए, lateral overlapping bilateral overlapping pi bond form, bilateral overlapping pi bond form। करेक्ट है ना। एक और पॉइंट, lateral overlapping always perpendicular to molecular axis, lateral overlapping always perpendicular to molecular axis। ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट, एक मिनट रुकिए। लैटरल ओवरलैपिंग ऑलवेज किधर होगा, मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर में, ठीक है, इसको दो बार अंडरलाइन कीजिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि सर व्हाट द मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर एक्सिस, करेक्ट है ना, क्योंकि दो ही टाइप का ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा। कोवैलेंट बॉन्ड में भाई यही होता ना, अगर ये तो डेमो क्लास में हम लोग बात किए थे, याद है, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। और आपको क्या बोले थे, अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है, डबल है तो जनरली एक सिग्मा एक पाई। और कौन सा सिग्मा कौन सा पाई बताए थे, नीचे वाला सिग्मा ऊपर वाला पाई, एनी वन, यहाँ पे एनी वन, और यहाँ पे एक सिग्मा दो पाई। मतलब सिग्मा और पाई से हम लोग का इंट्रोडक्शन था, बट सिग्मा किससे बनता है ये इंट्रोडक्शन नहीं था। तो मान लेते हैं कि दो एटम है, ठीक है, एटम ए और एटम बी, करेक्ट, और ये दोनों एटम बॉन्ड बनाने के लिए आ रहा है, तो जनरली पहले सिग्मा बनता है। इन जनरल पहले कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, करेक्ट। आप इसको कुछ ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं, इसको मजाक में लीजिएगा, बहुत दिल से मत लीजिएगा, कि मान लेते हैं दो फ्रेंड मिले आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो देखते हैं आज के ट्रिप में एक नया कल्चर है कि थोड़ा सा हम लोग हाथ मिलाते हैं फिर गला मिलते हैं, राइट, ये होता है ना, एक न्यू कल्चर है भाई। तो मान लेते हैं कि आप ऐसे इनिशियली मिले, हाथ मिलाए, तो अपना बॉडी के परपेंडिकुलर हाथ लेके गए, चलिए ऐसे ये होता है ना, तो हाथ मिलाते हैं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया। और ड्यूरिंग हैंडशेक और ए सेक्शन भी अगर टच में हुआ, तो ये हाथ के परपेंडिकुलर सेक्शन है, तो यहाँ पे जो टच होगा कितना, इतना स्ट्रॉन्ग रहेगा जितना हाथ मिला रहे हैं, नहीं रहेगा ना, थोड़ा सा टच होगा साइड वाइज, करेक्ट। तो वही क्या है, पाई बॉन्ड, क्या है, पाई बॉन्ड। तो कहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पकड़ है, सिग्मा में। तो बीच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, ये लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा, सिग्मा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू। और आपको नहीं लगता है कि सिग्मा पाई बॉन्ड इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ सिग्मा, सिग्मा बनने के ड्यूरेशन में शायद पाई बॉन्ड बन गया। ऐसा तो होगा नहीं कि पहले मिल रहे हैं, पहले ऐसे मिला रहे हैं, अब बाद में हाथ मिला रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, राइट। ये जनरली फुटबॉल वगैरह के मैच में होता है, गोल लगाने के बाद, ठीक है, एक्साइटमेंट, वहाँ तो कुछ भी हो सकता है एक्साइटमेंट में। भाई उन लोग कम समझिए आप, हम लोग क्रिकेट के दीवाने हैं, दूसरी बात है, उसका एक प्लेयर का जितना कमाई होता है, नहीं किसी का भी, जो भी अपने टाइम का, चाहे पेले हो या माराडोना हो या कोई हो, वो तो अल्टीमेट लेवल का कमाई होता है। उसी ट्रैक पे आईपीएल है, फ्रेंचाइजी होता है ना, वहाँ पे देखते हैं आईपीएल कितना चलता है। मुझे लगता है वर्ल्ड कप से ज़्यादा आईपीएल का अब क्रेज हो गया, राइट। हम लोग वेट करते रहते हैं आईपीएल कब हो,
मैं तो वेट करता हूँ भाई, मैं देखता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। अब मैं उस टीम को ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ जिसमें धोनी है। मतलब एक इमोशनल, हालांकि अब बिहार झारखंड का कोई टीम है नहीं और आसाम का रहता तो अब यहाँ है तो यहाँ का सपोर्ट करते, राइट। लेकिन कोई कहीं का भी हो, बट एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है ना, एक पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग भी सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, इतना कूल एंड कंपोज। मैं तो एक बार कोलकाता एयरपोर्ट पे ही मतलब बिल्कुल बगल से गुजरते हुए देखा हूँ भाई। तो बहुत, वो भी लोग भी तो इंसान ही है ना, पूरा चेन्नई का टीम को ऐसे। बाकी लोग सेल्फी के लिए गया, मेरे भाई भी बोल रहे थे आप भी जाइए, मैं नहीं गया। अब क्या जाए बताइए, तो कहीं गार्ड ऐसे कर देता। लोग बहुत ऊपर का चीज़ है ना। अब समझ में आ गया, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया। ओके, अब रियल चीज़ पे आइए। एक्चुअली मॉलिक्यूलर एक्सिस होता है दो एटम के ज्वाइन करने वाले लाइन को बोलेंगे आज बाद मॉलिक्यूलर एक्सिस। व्हाट द मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर एक्सिस? लाइन ज्वाइनिंग द टू एटम। कौन सा दो एटम? जिसको बॉन्ड बनाना है, इट्स कॉल्ड व्हाट? मॉलिक्यूलर एक्सिस। अगर ए और बी आपस में बॉन्ड बनाना जा रहा है तो ए और बी के ज्वाइन करने वाले लाइन को क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर एक्सिस। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एक मिनट, मॉलिक्यूलर एक्सिस तो समझ में आ गया, इसको लिखना पड़ेगा। लाइन ज्वाइनिंग द टू एटम, लाइन ज्वाइनिंग द टू एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो यहां देखिए, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर कौन सा रहेगा? ए रहेगा ना। तो अगर ए और बी के बीच में अपार्ट फ्रॉम सिग्मा अगर पाई बॉन्ड बनता है तो वो किधर बनेगा? मॉलिक्यूलर एक्सिस के पैरेलल या परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर तो यही रहेगा, करेक्ट। इतना बात तो समझ में आ गया। ए पर मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर, अरे मॉलिक्यूलर एक्सिस। अब आपके दिमाग में ये भी रहेगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता था कि कोई ट्राई एटॉमिक एटम है, हाँ या ना, लाइक समथिंग लाइक ए बी टू ए बी। तो ऐसा रहेगा तो ठीक है, ए करेक्ट। कभी भी ऐसा नहीं रहेगा भाई, डोंट वरी, करेक्ट ना। तो ऐसे रहेगा। तब यहाँ पे पूछेंगे, और बॉन्ड सिर्फ ए इज द सेंटर एटम, मान लीजिए बी, दोनों बी ए के साथ, आप बी के बीच में आपस में बॉन्ड नहीं है, बट ए का दोनों के साथ, दोनों बी के साथ बॉन्ड है, राइट। देन हाउ मेनी मॉलिक्यूलर एक्सिस? दो, करेक्ट ना। जिसके बीच में बॉन्ड बन रहा है, ऐसा नहीं कि हाँ एक मॉलिक्यूलर एक्सिस ब्रह्मा का लकीर खींचा गया, सो नॉट लाइक दैट। लाइन ज्वाइनिंग द टू एटम इज कॉल्ड व्हाट? मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो जिसके बीच में जिस दो एटम के जो बॉन्ड बनेगा, उन दोनों एटम को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो इसमें कितना मॉलिक्यूलर एक्सिस नजर आएगा? एक ए रहेगा और एक ए रहेगा, करेक्ट है ना। तो चलिए आज का कहानी इतना ही, यहाँ से नेक्स्ट क्लास। मिस मत कीजिएगा केमिकल बॉन्ड, तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, समझे भार्गव। और सारे न्यू स्टूडेंट ज्वाइन करते रहेंगे, ठीक है। और भी ज़्यादा समझ में आएगा अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 10 तक फॉलो कर लेते हैं, तो अल्टीमेट समझ में आएगा।